50 साल बाद इंसान फिर से चांद की तरफ जा रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ जाने के लिए नहीं, वहां रहने के लिए, फ्यूचर बेस बनाने के लिए। और इस हिस्टोरिक मिशन का नाम है आर्टेमिस 2। 1969 में जब अपोलो 11 हुआ था तब इंसान पहली बार चांद पर गया। उसके बाद नासा ने चांद को ऑलमोस्ट भूल ही गया, लेकिन अब नासा ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, आर्टेमिस प्रोग्राम। इसका गोल है चांद पर वापस जाना, फर्स्ट वुमेन और नेक्स्ट मैन को लैंड कराना और फ्यूचर में मार्स तक जाना। आर्टेमिस 2 एक क्रूड मिशन है। इसका मतलब इसमें रियल एस्ट्रोनॉट जाएंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात, ये चांद पर लैंड नहीं करेगा, ये चांद के अराउंड घूमेगा, ऑर्बिट करेगा और सेफली वापस अर्थ पर आएगा। यह मिशन बेसिकली एक टेस्ट फ्लाइट है फ्यूचर लैंडिंग के लिए। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे, रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना काउच, जेरेमी हैंसन। स्पेशल बात, क्रिस्टीना काउच फर्स्ट वुमन होंगी जो मून के इतने पास जाएंगी। जेरेमी हैंसन पहले कैनेडियन होंगे जो मून मिशन पे जा रहे हैं। इस मिशन के लिए यूज होगा दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट, स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS, और एस्ट्रोनॉट ट्रैवल करेंगे ओरियन स्पेस क्राफ्ट में। यह सिस्टम इतना पावरफुल है कि इंसान को डीप स्पेस अर्थ के बाहर ले जा सकता है। आर्टेमिस 2 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फ्यूचर के लिए ग्राउंड वर्क है। आर्टेमिस 3 चांद पर लैंडिंग, ल्यूनार बेस बनाने की प्लानिंग, मार्स मिशन की प्रिपरेशन, यानी यह मिशन इंसान को मल्टी प्लैनेट स्पेशीज बनाने का फर्स्ट स्टेप है। अब तक तुम सोच रहे होगे रॉकेट से एस्ट्रोनॉट ट्रेंड है, इजी होगा, लेकिन असली प्रॉब्लम अब स्टार्ट होती है। आर्टेमिस 2 जा रहा है लो अर्थ ऑर्बिट के बाहर, यानी वहां अर्थ का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म है। 3 बड़े डेंजर स्पेस रेडिएशन सन से डेंजरस रेज आती हैं। अर्थ पर हमें बचाता है मैग्नेटिक फील्ड। स्पेस में डायरेक्ट एक्सपोजर, कम्युनिकेशन डिले, सिग्नल को आने जाने में टाइम लगता है। इमरजेंसी में इंस्टेंट हेल्प नहीं मिलती, मेंटल प्रेशर, अंधेरा, साइलेंस। अर्थ छोटी सी दिख रही होती है, एस्ट्रोनॉट लिटरली अलोन इन स्पेस फील करते हैं। नॉर्मल स्पेस क्राफ्ट नहीं है ये, ओरियन स्पेस क्राफ्ट स्पेशली डिजाइन किया गया है डीप स्पेस के लिए। इसमें क्या खास है? रेडिएशन प्रोटेक्शन शील्ड है, एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम है इसमें, कंफर्टेबल सीट्स है फॉर लॉन्ग मिशन, हीट शील्ड जो 2800 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव करे। री एंट्री के टाइम ये कैप्सूल अर्थ और एटमॉस्फेयर में 11 किलोमीटर सेकेंड स्पीड से एंटर करेगा। ये स्पीड इतनी ज़्यादा है कि अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी भी गलत हुई तो मिशन खत्म। जब आर्टेमिस 2 लॉन्च होगा उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ रॉकेट की पावर नहीं होगी, बल्कि एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगी जिसमें नासा बोलता है फ्री रिटर्न ट्राजेक्टरी। सिंपल लैंग्वेज में समझ, ओरियन स्पेसक्राफ्ट को ऐसे पाथ पर भेजा जाएगा कि अगर बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो बिना इंजन के भी वो ऑटोमेटिकली मून के ग्रेविटी से घूमकर अर्थ पर वापस आ सके। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये सेफ कॉन्सेप्ट पहले अपोलो 13 में एस्ट्रोनॉट की जान बचाने के लिए यूज हुआ था। जब स्पेसक्राफ्ट अर्थ ऑर्बिट छोड़ता है तो उसके बाद एक क्रिटिकल बर्न होता है जिसे बोलते हैं ट्रांसलूनर लूनर इंजेक्शन TLI। ये मोमेंट डिसाइड करता है कि मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं। अगर स्पीड थोड़ी कम हुई स्पेसक्राफ्ट मून तक नहीं पहुंच पाएगा, अगर ज़्यादा हुई तो वो मून के पास कंट्रोल लूज कर सकता है। इसलिए हर सेकंड का कैलकुलेशन कंप्यूटर और इंजीनियर्स मिलकर कंट्रोल करते हैं। जैसे जैसे ओरियन मून के पास पहुंचता है एक और इम्पोर्टेंट मैन्यूवर होता है, लूनर फ्लाईबाय। इसमें स्पेसक्राफ्ट मून के काफ़ी पास से गुजरता है, अप्रोक्स 74,000 किलोमीटर के अराउंड। डिस्टेंस मिशन प्रोफाइल के हिसाब से वेरी हो सकता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है मून की ग्रेविटी। इसकी स्पेसक्राफ्ट को स्लो भी करती है और इसका डायरेक्शन भी चेंज करती है। यह एक नेचुरल स्विंग शॉट जैसा काम करता है जिसे बोलते हैं ग्रेविटी असिस्ट। इसका मतलब नासा फ्यूल बचाते हुए ट्रैजेक्टरी चेंज करता है। इस मिशन का एक और रियल ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन बॉडी का रिस्पॉन्स टेस्ट करना डीप स्पेस एनवायरनमेंट में। लो अर्थ ऑर्बिट जैसे ISS में एस्ट्रोनॉट ऑलरेडी कहते हैं, लेकिन वहाँ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्शन देता है। लेकिन अल्टीमेट सेकंड में एस्ट्रोनॉट को एक्सपोज होना पड़ेगा डीप स्पेस रेडिएशन को। उनका स्लीप साइकिल, हार्ट रेट, स्ट्रेस लेवल सब मॉनिटर होगा। हर चीज़ रिकॉर्ड होगी फ्यूचर मिशंस के लिए। और सबसे रिस्की पार्ट है एंड में री एंट्री। जब ओरियन स्पेसक्राफ्ट अर्थ पर वापस आता है तो वो नॉर्मल स्पेसक्राफ्ट की तरह सीधा एंटर नहीं करता, ये यूज़ करता है इसकी प्री एंट्री टेक्निक। इसमें होता क्या है, कैप्सूल पहले एटमॉस्फेयर को टच करता है, फिर थोड़ा बाउंस करके वापस ऊपर आ जाता है, फिर सेकंड टाइम फाइनल री एंट्री करता है। इस टेक्निक का रीज़न सिंपल है, हीट और जी फोर्स को कंट्रोल करना। क्योंकि स्पीड होती है अप्रोक्स 40,000 किलोमीटर आवर और टेम्परेचर होता है 27,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। अगर हीट शील्ड फेल हो गया तो सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। और यही रीज़न है कि आर्टेमिस सेकंड सिर्फ एक मिशन नहीं, ये एक टेस्ट है फ्यूचर ह्यूमन सर्वाइवल का डीप स्पेस में। क्योंकि अगला स्टेप आर्टेमिस 3 होगा जहां इंसान सच में चांद पर उतरेगा। और इस बार सिर्फ फुटप्रिंट छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि वहां रुकने के लिए प्लानिंग स्टार्ट होगी।
इस बार प्लान सिंपल नहीं है जैसे पुराने टाइम में था। 1969 में अपोलो 11 में एक ही रॉकेट गया था, उसमें ही कमांड मॉड्यूल भी था और लैंडर भी। लेकिन अब सिस्टम ज़्यादा एडवांस है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी। मिशन 2 अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले लॉन्च होता है ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जो एस्ट्रोनॉट्स को लेकर अर्थ से मून ऑर्बिट तक जाता है। लेकिन ओरियन डायरेक्टली मून पर लैंड नहीं करेगा, दूसरी साइड पर एक और व्हीकल ऑलरेडी स्पेस में रेडी होगा, स्पेस एक्स स्टारशिप। ये नॉर्मल स्टारशिप नहीं है, इसका स्पेशल वर्जन बन रहा है मून लैंडिंग के लिए। इसमें न विंग्स होते हैं, न ट्रेडिशनल लैंडिंग लेग्स जैसे रॉकेट्स में होता है। इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है लो ग्रेविटी एनवायरनमेंट के लिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, दोनों स्पेसक्राफ्ट डायरेक्टली अर्थ से कनेक्ट नहीं होते, उनका मीटिंग पॉइंट होता है स्पेस में। लूनर गेटवे, फ्यूचर प्लान या फिर डायरेक्ट लूनर ऑर्बिट डॉकिंग। यहाँ ओरियन और स्टारशिप एक दूसरे से डॉक करते हैं। एस्ट्रोनॉट ओरियन से निकल के स्पेस वॉक या इंटरनल ट्रांसफर के थ्रू स्टारशिप में शिफ्ट होते हैं। और अब आता है वो मोमेंट जहाँ से एक्चुअल लैंडिंग स्टार्ट होती है। स्टारशिप धीरे धीरे मून की सरफेस की तरफ डिसेंड करता है, लेकिन ये उतना इजी नहीं होता जितना लगता है। मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, पैराशूट का यूज़ नहीं हो सकता, एयर रेसिस्टेंस 0 है, इसलिए पूरा कंट्रोल सिर्फ इंजन से होता है। जैसे जैसे स्टारशिप नीचे आता है, उसके इंजन कंटिन्यूसली थ्रस्ट एडजस्ट करते हैं। 1 सेकंड की भी गलती और स्पेसक्राफ्ट टिल्ट हो सकता है। और मून की सरफेस भी स्मूथ नहीं है, क्रेटर्स, रॉक, अनइवन टेरेन, इसलिए लैंडिंग साइट पहले से केयरफुली सेलेक्ट होती है। और फिर फाइनली स्टारशिप मून की सरफेस को टच करता है। नो साउंड, नो डस्ट स्टॉर्म जैसा अर्थ पर होता है, सिर्फ एक साइलेंट लैंडिंग। डोर खुलता है और एक एस्ट्रोनॉट सीधे से नीचे उतरता है। ये मोमेंट सिर्फ रिपीट नहीं है हिस्ट्री का, क्योंकि इस बार प्लान अलग है। इस बार गोल है स्टे करना। एस्ट्रोनॉट सिर्फ फ्लैग लगाने नहीं आए, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। आइस सर्च, वाटर के लिए सॉइल टेस्टिंग, फ्यूचर बेस के लिए लोकेशन एनालिसिस। और सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन मून का साउथ पोल, क्योंकि यहाँ परमानेंटली शेडोड क्रेटर्स में वाटर आइस मिलने का स्ट्रॉन्ग चांस है। और अगर वाटर मिल गया तो समझ ले ऑक्सीजन प्लस फ्यूल प्लस सर्वाइवल सब पॉसिबल हो जाता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में मून अब सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं रहा, वो एक फ्यूचर कॉलोनी बन सकता है। और जब एस्ट्रोनॉट वापस जाएंगे, वो सिर्फ सैंपल नहीं ले जाएंगे, वो लेके जाएंगे प्रूफ कि इंसान अब सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं है। अब कहानी सिर्फ लैंडिंग तक नहीं रुकी, असली सवाल अब स्टार्ट होता है। इंसान चांद पर सरवाइव कैसे करेगा? जब आर्टेमिस 3 के एस्ट्रोनॉट मून के साउथ पोल पर उतरते हैं तो वहां परमानेंट रहने नहीं जा रहे होते, लेकिन उनका हर स्टेप एक फ्यूचर बेस की टेस्टिंग होता है। मून का एनवायरनमेंट बिल्कुल हॉस्टाइल है। दिन में टेम्परेचर प्लस 120 डिग्री तक जा सकता है और रात में माइनस 170 डिग्री तक गिर जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वहाँ रात 14 दिन तक चलती है, यानी आधा महीना अंधेरा, नो सनलाइट, नो सोलर पावर। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नासा एक स्मार्ट लोकेशन चूज कर रहा है, मून का साउथ पोल। यहाँ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस सनलाइट मिलती रहती है, उन्हें बोलते हैं पीक्स ऑफ इटर्नल लाइट। यही फ्यूचर बेस है, बेस के लिए बेस्ट स्पॉट्स है। लेकिन सिर्फ सनलाइट से काम नहीं चलेगा, सबसे क्रिटिकल चीज़ है वाटर। और यहाँ गेम चेंज होता है। मून के कुछ क्रेटर्स ऐसे हैं जहाँ कभी सनलाइट नहीं पहुँचती, और वहाँ साइंटिस्ट को एविडेंस मिला है वाटर आइस का। अगर ये कंफर्म और एग्जैक्ट हो गया तो इसका मतलब ड्रिंकिंग वाटर पॉसिबल है, ऑक्सीजन बन सकता है, रॉकेट फ्यूल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन भी बन सकता है, यानी मून पर रहना साइंटिफिकली पॉसिबल हो जाता है। फ्यूचर मिशंस का प्लान ये है कि एस्ट्रोनॉट अपने साथ सब कुछ लेके नहीं जाएगा, बल्कि मून पर ही रिसोर्सेज यूज़ करेगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ISRU। सिंपल वर्ड में जो चाहिए वही बना लो जहाँ हो। अब सोच, एक स्मॉल बेस बना लिया गया मून पर, इनफ्लैटेबल हैबिटेट्स या 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर्स जो मून की सॉइल से ही बनाया जा सकता है। रेडिएशन से बचने के लिए उन हैबिटेट को रीग्लाइट मून की मिट्टी से कवर किया जाएगा, क्योंकि मून पर नो एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू डायरेक्ट रेडिएशन एक्सपोजर। और यहाँ पर एक और बड़ा रोल आता है लूनार गेटवे का। ये स्टेशन मून के ऑर्बिट में होगा और एक ब्रिज का काम करेगा, अर्थ से गेटवे, गेटवे से मून सरफेस। एस्ट्रोनॉट डायरेक्टली अर्थ से मून पर नहीं जाएंगे, हर बार वो गेटवे पर रुकेंगे, रिफ्यूल करेंगे, फिर नीचे उतरेंगे। और धीरे धीरे शॉर्ट मिशंस कन्वर्ट होंगे लॉन्ग स्टेज में, फिर रोटेशंस होंगी, जिसमें आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है, मून सिर्फ फाइनल गोल नहीं है, ये एक प्रैक्टिस ग्राउंड है। रियल टारगेट है मार्स, क्योंकि अगर इंसान मून पर सर्वाइव करना सीख गया तो मार्स जाना टेक्निकली ईजियर हो जाएगा। और इस प्योर प्लान में प्राइवेट कंपनीज भी इंटर हो चुकी हैं, जैसे SpaceX,
जो स्टारशिप बना रहा है लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट के लिए। फ्यूचर में हो सकता है कार्गो मिशन रेगुलर हो जाए, माइनिंग स्टार्ट हो जाए, इवन स्पेस टूरिज्म भी आ जाए। तो भाई जो पहले सिर्फ एक वाइट सर्किल लगता था स्काई में, वो अब नेक्स्ट सिविलाइजेशन स्टेप बन रहा है। और सच ये आने वाले 20 से 30 साल में मून पर इंसान का बेस बनना ऑलमोस्ट सर्टेन है। अगर आपको लगता है कि स्पेस सिर्फ साइंटिस्ट का सब्जेक्ट है तो एक बार फिर सोचिए, क्योंकि जो आज हमने देखा से लेकर तक ये सिर्फ मिशन नहीं है, ये इंसान की नेक्स्ट जर्नी है अर्थ के बाहर। और याद रखिए, हर बड़ा फ्यूचर एक छोटी क्यूरियोसिटी से शुरू होता है। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं इंसान मार्स पर कब जाएगा, क्या हम दूसरे प्लैनेट पे रह सकते हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ, अगर वीडियो में कोई वर्डिंग या इन्फॉर्मेशन मिस्टेक हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि क्यूरियोसिटी है उस पर ही आपकी वीडियो बनाई जाएगी अगली। थोड़ी सी वॉइस मिस्टेक्स को इग्नोर करिए, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट करी है। जैसे जैसे आप सपोर्ट करेंगे हम आगे बढ़ेंगे, उसी तरह क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी वीडियो की। तब तक के लिए गुड बाय। मैं हूँ प्रोफेसर बेस। गुड